नमस्कार दोस्तों, कहानी के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। कहानी के पहले और दूसरे भाग को देखना मत भूलिएगा, जो कि चैनल पर पहले से ही अपलोड है। उसने बताया कि वह कंगना को वापस लेने आया है, तो सब हैरान रह गए। कंगना तो आप लोगों के पास ही थी, वो यहाँ आई ही कब? उसकी माँ ने आश्चर्य से करण से पूछा। करण उनकी बात सुनकर ठक रह गया। भाभी फिर कहाँ चली गई? ये बात सोचकर अब उसका दिल घबराने लगा। उसके घर वाले भी करण की बात सुनकर परेशान हो गए। अब उन्हें भी अपनी बेटी की चिंता होने लगी कि 3 साल से उनकी बेटी का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। पर तभी कंगना की बहन ने करण को बताया कि दीदी की चिट्ठी आती थी हर महीने की। वो सकुशल हैं, इसलिए हम भी निश्चिंत थे। चिट्ठी का जिक्र सुनकर करण ने वो चिट्ठी उसे दिखाने को कहा, और जब करण ने देखा कि सचमुच ये लिखावट तो भाभी की है, पर भाभी हैं कहाँ? कंगना के घर वालों को सारी बातें बताकर उनसे माफ़ी मांगकर करण हताश होकर घर वापस आ गया। घर आकर उसने सारी बात माँ को बताई, तो अब उसकी सास को भी ये चिंता हुई कि आखिर कंगना गई कहाँ। देवराज को कोई फर्क नहीं पड़ा ये सुनकर कि 3 साल से कंगना का कुछ पता नहीं है। कुछ दिन तो करण ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी स्वयं की इतनी परेशानियां थी कि वह भी शांत पड़ गया। इधर देवराज भी महुआ के परिवार को पैसे दे देकर तंग आ चुका था, और ना ही वो महुआ की शादी देवराज से कर रहे थे। फिर एक दिन देवराज ने महुआ को उसके गांव के किसी और आदमी से बात करते सुना। वो उनसे कह रही थी कि देवराज उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। उसका पूरा परिवार देवराज की वजह से चल रहा है। देवराज को वो इसलिए नहीं छोड़ सकती क्योंकि देवराज सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। जब देवराज ने ये सुना तो वह बुरी तरह से आहत हुआ। उसी वक्त उल्टे पांव घर वापस आ गया। समय ने देवराज के पैर तो घर की ओर वापस मोड़ दिए, पर शायद ये थोड़ा और पहले हुआ होता तो कंगना घर से बेघर ना होती। यहाँ सुरीली और बच्चों के हालात खराब होते जा रहे थे, तो करण सुरीली को लेकर शहर के अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसे देखते ही कह दिया कि ये सब देखभाल की कमी का नतीजा है। तब करण ने घर के हालात बताए, तो डॉक्टर ने उससे कहा कि क्यों न वो एक नर्स रख ले, जिससे कि बच्चे और सुरीली दोनों की देखभाल हो जाएगी। करण को उनका सुझाव पसंद आया, पर अब समस्या ये थी कि कोई ढंग की नर्स कहाँ से मिलेगी। तब डॉक्टर ने उससे कहा कि 1-2 दिन बाद वो दोबारा आकर पता कर ले, तब तक शायद कोई इंतजाम हो जाए। करण निराश होकर वापस गांव आ गया। 2 दिन बाद जब दोबारा करण डॉक्टर से मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि इंतजाम हो गया है। 2 दिन बाद नर्स उसके घर पहुंच जाएगी। पैसे वगैरह की बात तय करने करण वापस आ गया। अब उसने कुछ राहत की सांस ली। 2 दिन बाद ही नर्स घर आ चुकी थी। फिरोजी साड़ी, बालों का सलीके से बनाया हुआ जूड़ा, हाथ में घड़ी और मुंह पर मास्क लगाकर जैसे ही नर्स ने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी काजल लगी आंखों में जैसे कुछ जाना पहचाना सा लगा करण को। पर जैसे ही उस नर्स की आंखें करण से मिली, करण हड़बड़ा गया। फिर नौकर को कहकर उसका सामान लेकर करण उसे उसका कमरा दिखाने जाने लगा। ऊपर देवराज के कमरे से लगा हुआ एक कमरा था, वही करण ने उस नर्स का सामान रख दिया। ये आपका कमरा है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप नौकर से कह दीजिएगा। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आपको सुरीली से मिलवाता हूँ। ऐसा कहकर करण नर्स के कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद नर्स नीचे आ गई। करण उसे सुरीली से मिलवाने गया। सुरीली, इनसे मिलो,
ये आज से तुम्हारी देखभाल करेंगी। नमस्ते दीदी, सुरीली कराहते हुए बिस्तर से उठने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। नर्स ने भी अभिवादन में हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया। अब आप आ गई हैं तो मेरी आधी चिंता समाप्त हो गई है। बस आप मेरी सुरीली को भी ठीक कर दे। करण ने प्यार से सुरीली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नर्स ने हाँ में सिर हिला दिया। अरे, इन सब बातों में आपका नाम पूछना तो भूल ही गया। करण ने जैसे ही नर्स का नाम पूछना चाहा, अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। करण उसी समय तेजी से कमरे से बाहर आ गया। नर्स ने सुरीली को दवा खिलाई, उसके बाद उसे आराम करने को कहकर बाहर जाने लगी। दिन गुजरने लगे। नर्स सुरीली और बच्चों दोनों का ख्याल पूरी तरह से रख रही थी। बच्चे भी उससे बहुत घुल मिल गए थे। वो संक्रमण के डर से हमेशा मास्क लगाकर रखती थी, जिससे कि बच्चों को भी कोई खतरा ना हो। इधर एक रात नर्स को नींद नहीं आ रही थी, तो मास्क की जगह उसने पारदर्शी चुन्नी से अपने मुंह को ढक लिया और छत पर टहलने लगी। तभी देवराज भी अपने कमरे से बाहर निकला और तभी उसकी नज़र नर्स पर पड़ी। चांदनी रात थी और हवा भी जोरों से चल रही थी। नर्स इस बात से बेखबर कि कोई उसे देख रहा है। वो तो बस एक टक चाँद को देखे जा रही थी। उसके काले खुले बाल बार बार उसके चेहरे को ढक रहे थे। आसमानी रंग की साड़ी में वो भला की खूबसूरत लग रही थी। वो कभी हाथों से अपने चेहरे पर गिरे हुए बाल हटाती तो कभी अपना उड़ता हुआ पल्ला संभालती, और देवराज उस आधे अधूरे दीदार से विचलित हो रहा था। वो बस इस उम्मीद से लगातार उसे देखे जा रहा था कि शायद वो अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाए और देवराज उसकी एक झलक देख सके। काफ़ी देर तक देवराज उसे देखता रहा। तभी नर्स अपने कमरे की तरफ जाने लगी और देवराज उसे बस जाते हुए देखता रहा। अगले दिन सुबह सुबह देवराज न जाने कितने दिनों बाद नाश्ते के लिए नीचे आया। माँ, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। माँ भी उसे ऐसे देखकर चौंक गई। आज तू नीचे कैसे आया? हमेशा तो अपने कमरे में ही मांगता है। माँ ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं माँ, आजकल घर में फिर से रौनक लगने लगी है। देवराज ने नर्स के कमरे की तरफ देखते हुए कहा। माँ, वो नर्स नहीं दिखाई दे रही है? देवराज ने पूछा। हाँ, वो सुरीली को नाश्ता करा रही है। अच्छा, कहकर देवराज फिर से मायूस होकर रह गया। आज देवराज पता नहीं बहुत बेचैन था। काम पर जाने का भी मन नहीं हो रहा था, पर फिर कुछ सोचकर वह घर से निकल गया। दिन बीत रहे थे। कंगना की देखभाल से सुरीली की सेहत में काफ़ी सुधार आ रहा था। एक दिन सुरीली ने कंगना से कहा, दीदी आप ज़्यादा बोलती भी नहीं हैं और इतने महीने हो गए आपका चेहरा तक नहीं देखा मैंने। अब तो मैं ठीक हो रही हूँ, संक्रमण का डर भी कम है। तो क्या आप अपना चेहरा दिखाएंगे मुझे? कंगना सुरीली की तरफ कुछ देर चुपचाप देखती रही। फिर उसने उसे ये कहकर बात टाल दी कि तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओ, तब हम खूब सारी बातें करेंगे। उस दिन करण सुरीली की दवाइयाँ लेने शहर गया था। माँ बाबूजी रेवती के यहाँ गए थे। तभी देवराज दोपहर के खाने के लिए घर आया। घर में माँ को न पाकर नौकर को खाना लगाने को कहा, पर नौकर भी माँ जी के साथ गई थी क्योंकि सुरीली के बच्चे भी उनके साथ थे, तो उन्हें संभालने के लिए वो नौकर को साथ ले गई थी। जब कई आवाज़ों के बाद भी नौकर नहीं आया, तो देवराज स्वयं खाना लेने रसोई में गया, पर वहाँ उसका सामना नर्स से हो जाता है। नर्स सुरीली के लिए दूध गर्म कर रही थी। वो भी अचानक देवराज को रसोई में देखकर चौंक गई। जी, वो मैं खाना खाने आया था, पर कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ।
आप अपना काम कर लीजिए। ऐसा कहते हुए देवराज बाहर जाकर बैठ गया। नर्स को देवराज की इस हरकत पर बहुत हंसी आई। उसने देवराज के लिए खाना लगाया और फिर उसको जाकर दे दिया। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? इसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही नर्स ने ये कहा, देवराज उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगा। क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नर्स ने पूछा। नहीं, वो आपकी आवाज़ किसी से मिलती सी लगी। नर्स ने हंसते हुए कहा कि आपके घर में सभी को मेरी आवाज़ जानी पहचानी लगती है। लगता है कोई बहुत खास था। नर्स ने व्यंग से कहा। हाँ हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं है, देवराज ने हकलाते हुए कहा। अरे आप तो परेशान हो गए। मुझे समझ नहीं आया, आप हाँ कह रहे हैं या ना? जी नहीं, कुछ नहीं, देवराज ने खाना खाते हुए कहा। नर्स मुस्कुराते हुए वहाँ से वापस चली गई। दिन बीतते जा रहे थे और जिस तरह नर्स सुरीली और उसके बच्चों के करीब आ रही थी, वैसे ही कोई और भी था जो उसके करीब जा रहा था। अब देवराज समय से घर आने लगा था और कोशिश करता था कि जब नर्स के ऊपर आने का समय हो तो वह बाहर ही टहलता था। नर्स जब अपने काम से निपटकर ऊपर आती थी तो देवराज को अपना इंतजार करते हुए पाती। कई बार तो उसने देवराज को अनदेखा किया, पर जब रोज रोज ये होने लगा तो वह उसे अनदेखा नहीं कर पाई। आज नहा धोकर उसने एक सफ़ेद कुर्ता पहना, बालों को धोकर खुला छोड़ दिया। आँखों में मोटा सा काजल हमेशा रहता था, जो नहाने के बाद भी आँखों में रह जाता था। कुछ अलग सी खूबसूरत लग रही थी वो आज। उसने पास पड़ी चुन्नी उठाई, अपने मुंह पर लपेट ली, फिर छत पर निकल आई। देवराज उसका वहाँ इंतजार कर रहा था। क्या हुआ देव जी, आजकल आपको नींद नहीं आती क्या? नर्स ने उससे पूछा। आप हमेशा अपने चेहरे को ढककर क्यों रखती हो? नर्स के प्रश्न पर देवराज ने उससे ही प्रश्न कर लिया। पर आप इस चेहरे को क्यों देखना चाहते हैं? मैंने तो सुना है आपकी ज़िंदगी में पहले से ही कोई है। नर्स ने भी अपना प्रश्न रख दिया। इस प्रश्न की शायद देव को उम्मीद नहीं थी। उसने आंखें झुकाते हुए कहा कि वो मेरी गलती थी। क्या देवराज को अपनी गलती का एहसास हो पाएगा? क्या कंगना को वो ढूंढ पाएगा, या हमेशा के लिए कंगना पहेली बनकर रह जाएगी? जानने के लिए अगले भाग को ज़रूर सुनें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।